नमस्कार बच्चों। आशा है आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदी में आज हमारा प्रकरण है फसलों के त्योहार। ये पाठ आपकी पुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाँफ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के खेत केरा के पत्ते आइल की ना। आज ई लोग के उठे के नहीं के का बोल जल्दी तैयार होकर। अब तो उठने में ही भलाई है। इस पाठ में मकर संक्रांति के समय की बात कही गई है। मकर संक्रांति तक वैसे तो कहते हैं कि धूप में गर्माहट आ जाती है, सर्दी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लेखिका कह रही हैं कि भले ही मकर संक्रांति का समय आ गया हो, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड है और पूरा दिन जो है सूरज का वो इंतज़ार करते रह गए, लेकिन सूरज देखने को नहीं मिला और उनकी रजाई से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। और बाहर इतनी ठंड है और अंधेरा है कि समय का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ घर में हो रही चहल पहल से और बाहर जानवरों के चलने की आवाज़ से हमें ये पता चल रहा है कि सुबह हो गई है। और तभी जो है किसी ने आवाज़ लगाई कि जाओ देख के आओ कि वो केले के पत्ते लेके आई या नहीं। और फिर से आवाज़ आई कि लगता है आज इन लोगों को उठना नहीं है। अब लेखिका आगे कह रही हैं कि अब इतनी आवाज़ें सुनने के बाद लगता है मुझे अब उठना ही पड़ेगा। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखी, नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। तो लेखिका आगे कह रही हैं कि नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने बिल्कुल सफ़ेद मार लगी हुई धोती और कुर्ता पहना था और आगे वो ये भी कह रहे थे कि आज तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और पूरी देह मतलब शरीर कनकना रहा है, मतलब काँप रहा है, यानी कि ठंड से पूरा शरीर काँप रहा है। और लेखिका कह रही है कि शायद उन्होंने धोती पहनी थी, इसीलिए आज उन्हें ज़्यादा ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सी मलकी रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। अब आगे लेखिका कह रही है कि मचिया पर दादी खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैठी है। मचिया किसको बोलते हैं? चारपाई को। और दादी ने आज अपने बाल धोए हुए हैं और बाल बिल्कुल रुई की तरह हल्के हैं और सफ़ेद हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। और आगे लेखिका कह रही हैं कि दादी के बालों को अगर गौर से देखें तो तब भी उसमें कोई भी काला बाल नज़र नहीं आता, यानी कि दादी के बाल पूरे सफ़ेद हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। और दादी कैसी लग रही है? जैसे कि आज उनको बहुत अच्छे से किसी ने धो दिया हो। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दिया गया। अब आगे लेखिका बता रही हैं कि दादी के सामने केले के पत्ते रखे हैं और उन पत्तों पर तिल के, गुड़ और चावल के छोटे छोटे ढेर लगा रखे हैं। और फिर परिवार के सभी लोगों को बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने के लिए और प्रणाम करने के लिए कहा गया। और उसके बाद वो सभी सामान जो है दान में दे दिया गया। तो हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान देना अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए इन्होंने भी तिल, गुड़ और चावल को दान में दे दिया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। अब लेखिका अपनी दीदी के बारे में बता रही हैं कि दीदी तो आज बहुत ही बुरी फंस गई है, क्योंकि ना तो उन्हें चूड़ा और दही पसंद है जो आज के दिन खाई जाती है, और ना ही खिचड़ी।
और आप पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि दीदी बहुत ही फरमाइशी हैं। वो हमेशा अच्छा नाश्ता खाने की फरमाइश करती हैं और आज उनकी नहीं चलेगी। आज तो उन्हें यही चीज़ें खानी पड़ेंगी। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी थी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब खिचड़ी के बाद जो है इन लोगों ने क्या खाया? गुड़ और चीनी के तिलकुट, जो कि कहाँ से आए थे? गया से। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम तो जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब खाते खाते लेखिका जो है अपने बचपन में चली गई और उसे याद आने लगा कि ये खिचड़ी उसकी बचपन में बनाई जाने वाली खिचड़ी से कितनी अलग है। स्कूल के समय जब वो खिचड़ी मनाते थे तो बड़ी मस्ती करते थे। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है खुशियों का त्यौहार। अब आगे जो है लेखिका अपने बचपन में चली गई और वो याद करने लगी कि कैसे वो लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते थे और पतंग उड़ाते थे और बड़े लोग जो हैं खिचड़ी बनाते थे और वो भी बीच बीच में आके उनकी मदद कराया करते थे। और लेखिका कह रही है कि वाकई वैसी खिचड़ी तो दोबारा कभी खाने को नहीं मिली, क्योंकि जो समय बचपन का होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और वो लौट कर वापस नहीं आता। आगे फिर जो है लेखिका कह रही है कि वाकई ढंग कोई भी हो त्यौहार मनाने का, लेकिन जो ये त्यौहार है ये बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। अब जो जनवरी माह के मध्य का समय होता है, भारत के लगभग सभी प्रांतों में इस त्यौहार को मनाया जाता है और ये त्यौहार फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है। और लोग फसलों के पक जाने की खुशी में, पाला कम पड़ने की खुशी में, और क्योंकि पाला कम होगा तो खेती भी अच्छी होगी, फसलें जल्दी से बढ़ेंगी, तो वो इसी खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। अब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में इसे मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। अब विभिन्न प्रांतों में मनाए जाने वाले त्योहारों को फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार ही माना जाता है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है और ये सभी त्यौहार जनवरी मध्य से शुरू होते हैं और इन्हें अप्रैल तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अब झारखंड में इसी त्यौहार को सरहुल कहते हैं और इसे बड़ी खुशी से मनाते हैं वहाँ के लोग, और ये त्यौहार जो है इनका 4 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। अब झारखंड में विभिन्न जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कि इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ये तो हम ही सबको पता है कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं और प्रकृति ही इनके लिए सब कुछ होती है, इसीलिए ये प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? साल के पेड़ की। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। अब ये वही समय है जिस समय साल के पेड़ों में फूल आने लग जाते हैं और मौसम बड़ा ही अच्छा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचने लगते हैं और इसी खुशी में स्त्री पुरुष सभी ढोल मंजीरे लेते हैं और वो नाचना गाना शुरू कर देते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ
लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। अब झारखंड में चारों ओर छोटी छोटी घाटियां फैली हुई है, लंबे लंबे साल के वृक्ष के जंगल हैं और उनके आसपास छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जिसमें यह त्यौहार मनाया जाता है। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे ढोल मंजीरे लेकर नृत्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से लोग झारखंड के उनके घर लिपे पुते होते हैं। लिपे पुते क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ उनके घर कच्चे होते हैं और उसे वो मिट्टी से लीपते हैं और उसकी पुताई करते हैं और बहुत ही अच्छे से वो अपने घरों को सजाते हैं और वो अपने घर के बाहर जो है पंक्ति में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अब दूसरे दिन उनका काम होता है कि वो नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते वो सभी के घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। अब इस त्यौहार के दिन सभी लोग हर घर से चंदा मांगने का काम भी करते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। चंदा मांगते हैं और चंदे में ये सभी घरों से जाकर मुर्गा, चावल और मिश्री इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इनका खाने पीने का और खेलों का दौर शुरू हो जाता है। तीसरे दिन जाकर होती है पूजा, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। अब तीसरे दिन ये लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और जिस दिन ये त्यौहार इनका मनाया जाता है उसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। धान की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो प्रसाद इनको मिलता है धान का, उसको अगली फसल के रूप में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। अब तमिलनाडु में इस त्यौहार को मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाते हैं और इस दिन इनकी फसलें, जो खरीफ की फसलें होती हैं, चावल, अरहर आदि, ये कटकर इनके घरों तक पहुंच जाता है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? धान कूटकर चावल निकालते हैं और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिस मटके में ये चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। अब साबुत हल्दी को बहुत ही शुभ मानते हैं, इसीलिए जिस मटके में इन्होंने चावल, दूध और गुड़ भरा होता है उसके मुंह को ये साबुत हल्दी से बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में बाहर रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। अब जैसे ही मटके में उफान आने लगता है, वो पककर जो दूध और चावल उसमें से जब नीचे गिरने लगता है तो ये लोग खुशी में क्या बोलते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया। ये आवाज़ हर घर से सुनाई आती है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। गुजरात में पतंगों का पर्व होता है और मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। अगर हम गुजरात की तरफ अगर जाते हैं और इस दिन हम आसमान को देखते हैं तो आसमान में हमें रंग बिरंगी पतंगें लहराती हुई नजर आएंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। अब इस दिन गुजरात में चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का व्यक्ति हो, वो पतंग अवश्य उड़ाता है और इतनी पतंगें आसमान में होती हैं कि सूरज भी इन पतंगों से ढक जाता है।